Hello everyone, this is Laksh Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel Social Classes by Laksh। तो चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि आज हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि लैंड यूटिलाइजेशन का जो टॉपिक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें लैंड यूटिलाइजेशन का जो टॉपिक है आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि जो लैंड हमारे पास पूरे इंडिया में अवेलेबल है उसको किन किन पर्पज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं और किस किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग वीडियो में ये देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो आपको वर्ड टू वर्ड दिया हुआ है उसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके अलावा जो इनमें से निकलने वाला सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन किया जाएगा और आपको जो नोट्स होगा उसका वो नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था, इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था आपको लैंड रिसोर्सेज, कि लैंड रिसोर्सेज क्या होता है, उसमें जो है मतलब लैंड रिसोर्सेज का क्या इंपॉर्टेंस है, लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है और लैंड रिसोर्सेज को हम लोग जो है किस किस तरह का कैटेगरी में हमारे पास अवेलेबल है। जैसे उसमें 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी। आपको एक प्लेन लैंड था, एक आपको प्लेन लैंड था, दूसरा आपको प्लेट्यू था, उसके अलावा माउंटेन्स था। 3 तरह के कैटेगरी में हमारे जो पास लैंड है इंडिया में वो डिवाइडेड है। तो आज की जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर सबसे पहले वो देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि लैंड रिसोर्सेज क्या होता है। उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना जो है शुरू करते हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स ने जो है इंडिया में लैंड को किस किस कामों में ले रखा है, कितना % ऑफ लैंड किस काम में लगा हुआ है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि जैसे 10% लैंड हम लोग खेती के लिए यूज कर रहे हैं या कितना % लैंड हमारे पास फॉरेस्ट एरिया में है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि लैंड को किन किन यूजेज में लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो कैटेगरी आता है कि जिसमें आपको लैंड को जो हमारे पास अवेलेबल लैंड है उसको यूज किया जा रहा है वो है फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया मतलब क्या होता है कि जंगल है जहाँ पर घने घने पेड़ हैं बहुत सारे और जो कि सरकार के प्रॉपर्टी में आती है। उसमें कुछ पर्सनल लोगों का प्रॉपर्टी रहता है, कुछ कम्युनिटी भी उसको ऑन करती है, पर वो क्या है उसमें खेती नहीं हो रही है, यानी कि उसमें किसी तरह का कोई क्रॉप्स नहीं उगाया जा रहा। उसमें बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, जंगल है, जो कि आपको यूजलेस है, पर ये एक बात है क्योंकि वो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि जो हमारे लोग आज के समय में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एयर का जो क्वालिटी है वो गिरता जा रहा है, उन सब को मेंटेन करने का काम जो फॉरेस्ट एरिया होता है वही कर रहा है अभी के समय में। पर उस पर जो है खेती वगैरह नहीं कर सकते हैं या उसमें खेती नहीं होती है। तो ये हमारा हो गया फॉरेस्ट एरिया। सबसे पहले जो इंडिया में लैंड का यूज हो रहा है वो हो रहा है फॉरेस्ट एरिया के रूप में। फॉरेस्ट कैसा होता है तो आप लोग जानते ही होंगे, या आप ये फ़ोटो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये घने घने जो है आपको जंगल है, तो ऐसा ही फॉरेस्ट एरिया सब होता है जिसमें कि किसी तरह का क्रॉप्स नहीं ग्रो हो रहा है, पर ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपको लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि वैसी ज़मीन जो खेती के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि वैसी ज़मीन जिसको कि हम लोग खेती करने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए यूज में नहीं ले सकते हैं। उसमें आपको आता है बैरन एंड वेस्ट लैंड। देखिए बैरन और वेस्ट लैंड का मतलब क्या होता है, वैसी ज़मीन जो बंजर हो चुकी है, जो किसी काम की नहीं है। यानी कि मान के चलिए जैसे राजस्थान के एरिया है, उसके अलावा और भी कई सारे एरिया है जहाँ पर कई बार सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं बरसा जिस कारण सूखा पड़ गया। तो वैसे एरिया में क्या होता है, जो ज़मीन है उसका क्वालिटी पूरा ख़राब हो जाता है, सॉइल बहुत जो है टूट बिखर जाता है, जिस कारण से वो अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए, मतलब वो खेती करने के योग्य नहीं रहता है। तो वैसा ही ज़मीन क्या हो जाता है, बैरन हो जाता है। बैरन यानी कि हिंदी में वर्ड होता है, मीनिंग होता है उसका बंजर, यानी कि वो ज़मीन बंजर हो गया, अब बेकार हो गया, वो उस पर खेती नहीं किया जा सकता। हाँ ये बात अलग है कि उसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, उसको जो सॉइल का फर्टिलिटी है वापस से रीगेन करने के लिए कुछ अगर प्रोसेस किया जाए, चाहे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हो, चाहे आज का मॉडर्न साइंस के हेल्प से हो, तो उस बैरन लैंड को जो है कल्टीवेट करने के यूज में हम लोग ला सकते हैं। उसको हम लोगों को थोड़ा मेहनत करना होगा, पर मोस्टली जो उसमें लैंड होता है वो एक तरह से आपको बर्बाद हो गया। जैसे कि हम लोग जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो जो बिहार में चंपारण का एरिया है वहाँ पर क्या था
कि जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग ज़बरदस्ती कह रहे थे कि इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए, यानी कि नील की खेती करने के लिए, जिससे क्या होता है लैंड का फर्टिलिटी ख़राब हो जाता है और वो ज़मीन बैरन हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो वही चीज़ हुआ। उसी तरह से कई सारा ऐसा क्रॉप्स है जिसको लगाने से लैंड कई बार वेस्ट हो जाता है, बैरन हो जाता है, और कई बार सूखा पड़ जाने से आपको इन्वायरमेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होने पे या कोई नेचुरल डिजास्टर आने पे जो है लैंड ज़मीन का क्वालिटी जो है बैरन हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसको आप फोटो देखिए तो आपको ऐसे समझ में आएगा। देखिए जैसे कि ये आपको राजस्थान साइड का फ़ोटो है जहाँ पर कि सूखा पड़ा है बहुत ही बड़े लेवल पे, जिस कारण से ये जो सॉइल है, ये जो मिट्टी है, ये आपको फट गई, इसमें दरार आ गया पूरा, और ये सॉइल अब जो है खेती करने के लायक नहीं रहा। तो ऐसा सब ज़मीन को ही बैरन और वेस्टलैंड कहा जाता है। इंडिया में करीब करीब 20% ऑफ द टोटल लैंड क्या है, बैरन है, वेस्ट लैंड है। और इसका जो लैंड है उसको रिन्यू करके वापस से इसको कल्टीवेशन के लिए फिट बनाने में हमारी सरकार हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो, चाहे अलग अलग कम्युनिटीज़ हो, वो लोग लगी हुई हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और बहुत हद तक जो बैरन वेस्ट लैंड था उसको कन्वर्ट भी किया गया है बढ़िया लैंड में, गुड क्वालिटी के लैंड में। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये है हमारा दूसरा कैटेगरी जिसके लिए लैंड को यूज किया जा रहा है, यानी कि यूज नहीं मतलब लैंड का पार्ट जो है कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। उसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट हमारा आता है कि लैंड को किस यूज में लिया जाता है, वो है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, यानी कि ज़मीन को यूज तो किया जा रहा है पर जैसा कि इसका जो हम लोग का मेन हेडिंग था कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वही चीज़ यहाँ पर है कि खेती तो नहीं हो रही है पर उसको अलग नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज में लिया जा रहा है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स बनाने में, फैक्ट्रीज बनाने में। यानी कि वैसी ज़मीन जहाँ पे बिल्डिंग बना हुआ है, जिस जगह रोड्स बना हुआ है, फैक्ट्री बना हुआ है, रेलवे का ट्रैक बिछा हुआ, ऐसा जो भी ज़मीन होगा उसको किस चीज़ में गिना जाएगा, इस कैटेगरी में गिना जाएगा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज का समय भाग रहा है आगे, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसको करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ उस समय से आज तक में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, जिस कारण से जो लैंड का परसेंटेज है नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज में वो भी बढ़ा है। जैसे अगर मानिए पहले 20% लैंड यूज हो रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो अब 30% यूज हो रहा है, यानी कि जो लैंड का परसेंटेज है वो बढ़ा है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको आप लोग और अच्छे से एक ये फ़ोटो देखकर समझ सकते हैं। देखिए ये जो है ये किसी अर्बन एरिया का फ़ोटो है जहाँ पर कि कितना मैक्सिमम पार्ट ऑफ लैंड जो है उस पर अलग अलग जगह बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। आपको ये रेलवे ट्रैक है, उसी तरह नीचे रोड भी है। तो ऐसा जो लैंड का पार्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा, वैसा लैंड जिसको कि नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज में लिया गया है। यानी कि फॉर एग्जांपल मानिए कि 100 एकर्स ऑफ लैंड है, उसमें से 30 एकर्स लैंड पे क्या किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया गया, बिल्डिंग्स बनाए गए, रोड्स बनाए गए, ऐसे चीज़ें बनाई गई। तो ऐसे में क्या हुआ, कैसे इसको जो है निकाला जाएगा कि 30% ऑफ द टोटल लैंड क्या है आपको नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज में काम लिया जा रहा है। ठीक है, किस काम में लिया जा रहा है, तो बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स बनाने में, एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में। अब जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है कि लैंड को किन कामों में लिया जाता है, वो देखिए वो क्या है कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि वैसा ज़मीन जिस पर खेती नहीं हो रही है, यानी कि जिस पर खेती नहीं होती है। तो मेन तो सबसे पहला बात ज़रूरी है कि इंडिया में क्या है, कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर खेती सबसे मेन रोल निभाता है। तो जिसको हम लोग देखेंगे उसमें खेती से कंपेयर किया जा रहा है कि खेती मेनली क्या है, यहाँ पर खेती किया जाता है। तो जिस लैंड पर खेती नहीं हो रहा है उसका मतलब उस पर कुछ ना कुछ और होगा। तो ये सब आपको उसी कैटेगरी में है कि जिस पर कि खेती नहीं हो रहा है। तो ये हमारा टॉपिक है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि जिस पर खेती नहीं हो रही है। और एक और बात कहा गया है एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फैलो लैंड का मतलब ऐसे आप समझ लीजिए क्या होता है कि वैसी ज़मीन जिसको कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया गया है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को वापस से गेन कर सके, वैसे लैंड को क्या बोलते हैं, फैलो लैंड। तो जो फैलो लैंड होता है उसको इस टॉपिक में इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि इसकी जो गिनती की जाएगी इसमें फैलो लैंड का कोई गिनती नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या है इसमें। सबसे पहला है परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि वैसी ज़मीन जिसको कि परमानेंटली छोड़ दिया गया है ताकि
उस पर घास उगे, बड़ा बड़ा छोटा छोटा घास, छोटा छोटा पेड़ पौधा उगे, और जिसको कि बकरी है, गाय है, अलग अलग जो पशु पक्षी है वो उसको खा के अपना पेट भर सके, उनको चराने के लिए, उनको चारा खिलाने के लिए जिस ज़मीन को छोड़ दिया गया है, या वैसी ज़मीन जो किसी की है या कोई फील्ड है, जिसे हम लोग देखते हैं जो प्ले ग्राउंड्स होते हैं हम लोगों के लोकल एरिया में, उसी प्ले ग्राउंड के साइड में कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसकी पे छोटा छोटा गाछ उगा हुआ रहता है, छोटा छोटा जंगल उगा हुआ रहता है, जिधर कोई खेलता भी नहीं है, और वहाँ पे हम लोग अक्सर यही देखते हैं कि जो गाय है, भैंस है, बकरी है, वो लोग उस पर घास चर रही है। तो वैसा वैसा जो अलग अलग ज़मीन होगा जगह जगह जिसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि वो ज़मीन कल्टीवेशन के लिए उतनी फिट ना रही हो, तो अब क्या हुआ, उसको कल्टीवेशन नहीं, उस पर फिट हो नहीं था, उस पर खेती नहीं हो पा रहा था, तो उसको छोड़ दिया गया, और अब परे परे क्या हुआ, ज़मीन पे घास उग गया। तो वैसा ही लैंड क्या बन गया, आपको परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड बन गया, यानी कि जहाँ पर पशु पक्षी ग्रेज कर सके, यानी कि खाना खा सके, चर सके। तो ये हो गया। ऐसा लैंड का आप इमेज देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, और अच्छे से देखिए। जैसे यहाँ पर ये जो लैंड है, ये क्या है, आपको छोटा छोटा घास उगा हुआ है, इसको खरपतवार भी बोलते हैं। तो इस पर जो है खेती नहीं हो सकती उतने अच्छे से, तो इस लैंड को छोड़ दिया गया। किसी का पर्सनल होता तो वो शायद नहीं छोड़ता, हो सकता है जैसे कि सरकारी ज़मीन, बहुत सारा सरकारी ज़मीन ऐसा होता है जो फालतू पड़ा रहता है, जिस पर कि खेती भी नहीं हो रही है। तो वैसे लैंड में क्या होता है कि पशु पक्षी ये सब के लिए चारा खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यही सब लैंड आपको किस कैटेगरी में आ जाएगा, लैंड, उसके बाद परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड में। ठीक है, तो ये हो गया अदर अनकल्टिवेटेड लैंड का एक कैटेगरी। अब दूसरा कैटेगरी जो आता है वो आता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, यानी कि वैसा ज़मीन जिसको कि किस में लिया गया है, तो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स और ग्रोव्स में। मिसलेनियस का मतलब मिक्स्ड, यानी कि उसमें अलग अलग तरह का ट्री क्रॉप्स, यानी कि आप ऐसे समझिए कि मानिए हमारे पास इतना टोटल लैंड था, जिसमें से कि इतना जो पार्ट था, ये जो शेडेड रीजन है, इतना पार्ट को आप ऐसे समझिए, ऐसा पार्ट में क्या लगा हुआ, अलग अलग ट्री क्रॉप्स लगा हुआ, जैसे मैंगो हो गया, मैंगो छोड़ दीजिए, जैसे बाम्बू का, बांस का गाछ हम लोग देखते हैं, ये सब का ट्री हो गया। तो ये सब ट्री हो गया, ऐसा चीज़ों को, ऐसा जो लैंड है, ऐसा पार्ट ऑफ लैंड को किस में गिना गया है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स में। ठीक है, तो इन सब लैंड को इसमें गिना गया। अब एक और चीज़ इसमें कहा गया है कि नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, यानी कि वैसा जो पार्ट ऑफ लैंड है इसको नेट सोन एरिया में नहीं गिना जाता है। तो देखिए नेट सोन एरिया क्या होता है। नेट सोन एरिया का मतलब वो होता है कि वैसा ज़मीन जिस पर कि साल भर में, मतलब किसी एक डेट से लेकर उसके अगले आने वाले एक साल के अंदर जो है कम से कम एक बार खेती की गई हो, मतलब कम से कम उस पर एक बार क्रॉप्स लगाए गए हों, वैसा एरिया को नेट सोन एरिया बोलते हैं। पर जो ऐसा रीजन है, यानी कि ये जो आपको, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि ऐसा वाला जो पोर्शन है, इसको क्यों नहीं गिना गया नेट सोन एरिया में, क्योंकि जैसे कि इसमें जो ट्री क्रॉप्स को गिना जाता है, जैसे कि बाम्बू ट्री है, तो बाम्बू का जो क्रॉप होता है उसको क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो 8 महीने 10 महीना में एक फसल हो जाए। जैसे बाम्बू का कोई ट्री लगाया है तो हो सकता है बाम्बू का गाछ को बड़ा होने में ही आपको जो है 12 महीना 13 महीना लग जाता है। तो उस क्रॉप को फाइनली पूरा कंप्लीट होने में, पूरा का पूरा बड़ा होने में उस फसल को 1 साल से ज़्यादा का लग रहा है, जिस कारण से वो क्या हुआ, आपको नेट सोन एरिया का पार्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि नेट सोन एरिया में वैसा ही लैंड को गिना जाता है जिस पर कि साल भर के अंदर कम से कम एक बार फसल हुआ हो। और बाम्बू वगैरह क्या है कि आपको साल भर से ज़्यादा का समय ले रहा है ग्रो होने में, तो इसीलिए वैसा लैंड को किस में नहीं गिना जाता है, नेट सोन एरिया में नहीं गिना जाता है। तो ये भी एक तरह का लैंड का यूज है, क्योंकि लैंड यहाँ भी यूज हो रहा है। ये ऐसा जो ट्री क्रॉप्स है, ये लोग भी ज़मीन को छेक के बैठा है, यानी कि एक्वायर कर रखा है, पर ये क्या है कि आपको 1 साल से ज़्यादा का समय ले रहा है, जिस कारण इसको नेट सोन एरिया में नहीं गिना जाता है। अब आपको इसमें तीसरा कैटेगरी आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि वैसा जो हम लोग पहले, सबसे पहले तो हमारा सब टॉपिक, मेन टॉपिक क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि वैसा ज़मीन जिस पे की खेती नहीं हो पा रही है या नहीं किया जाता है, उसमें तीसरा कैटेगरी है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब होता है वैसा लैंड जो कि है जिसको कि छोड़ दिया जाया गया है, 5 साल से भी ज़्यादा हो गया है, उस पर खेती नहीं किया गया है, यानी कि वैसा ज़मीन जिसको कि छोड़ दिया गया है, जिस पर कि खेती नहीं किया गया है, 5 साल से भी ज़्यादा हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए कई सारा लैंड ऐसा है जो कि बैरन हो गया, वेस्ट हो गया,
जिसका कि फर्टिलिटी पूरा का पूरा चला गया। तो जिसका ज़मीन है वो देखा कि अब इस पर कोई क्रॉप्स तो हो नहीं सकता, तो वो क्या किया, उसको छोड़ दिया उस ज़मीन को कि पड़ा है ऐसे ही रहने दो। तो अगर होगा तो नेचुरल प्रोसेस है, थोड़ा थोड़ा साल में 5 साल 6 साल में हो सकता है उसका फर्टिलिटी अपने आप रीगेन हो जाए, या नहीं तो छोड़ दिया, मतलब ऐसे ही उस पर खेती नहीं हो रहा। तो जो वैसा लैंड होगा जिसको कि 5 साल से भी ज़्यादा हो गया है कि उस पर खेती नहीं हुआ है, पिछले 5 सालों में या 5 साल से ज़्यादा हो गया उस पर खेती नहीं हुए, वैसे लैंड को किस में गिना गया, कल्चरेबल वेस्टलैंड में। देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो इसको आप वर्ड से याद रखिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, सबसे पहला वर्ड क्या था, कल्चरेबल। कल्चरेबल मतलब कल्टीवेबल, यानी कि वैसा लैंड जिस पर खेती हो सकती है, पर वो क्या है अब वेस्ट लैंड है, यानी कि अब वो वेस्ट हो गया, बैरन हो गया। क्यों, इसका कहने का मतलब क्या, खेती हो भी सकती है और एक तरफ वेस्ट लैंड। तो इसमें कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, यानी कि अगर उस लैंड का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए साइंटिफिक प्रोसेस से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, तो उस ज़मीन को खेती के लायक बनाया जा सकता है बहुत मेहनत के बाद। पर अगर लेकिन अभी फ़िलहाल वो खेती के लायक नहीं है, जिस कारण वो वेस्ट लैंड कहलाता है। तो मतलब वैसा ज़मीन जिस पर खेती हो सकती है पर फिलहाल वो वेस्ट लैंड है, तो ऐसा लैंड को क्या कहा जाता है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। और क्योंकि इसको 5 साल से ज़्यादा के लिए भी छोड़ दिया गया है, 5 मतलब पिछले 5 सालों से इस पर खेती नहीं हुई है, या 5 साल से भी ज़्यादा हो गया इस पर खेती नहीं हुई है, ऐसे को कहा गया कल्चरेबल वेस्ट लैंड। या कई सारा ज़मीन ऐसा भी होता है जिस पर कि लोग, जैसे कि बहुत सारा पैसा वाला लोग कई सारा प्लॉट को खरीद के बाउंड्री वॉल देकर छोड़ देता है कि जब ज़रूरी होगा तो इस पर जो है बिल्डिंग बनाएंगे, या जब इधर डेवलपमेंट होगा, इधर नेशनल हाईवे निकलेगा तो हम भी अपना इधर बड़ा बिल्डिंग बना के बेचेंगे। तो वैसा ज़मीन क्या किस में आ गया, सब आपको कल्चरेबल वेस्ट लैंड में, यानी कि जिस ज़मीन पे खेती नहीं हुई है पिछले 5 सालों या 5 साल से ज़्यादा से, तो ये सब आपको किस में आ गया, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में, यानी कि वैसा ज़मीन जिस पर की खेती नहीं हो रही है या नहीं की जा रही है। ठीक है, अब जो हमारा चौथा कैटेगरी है, यानी कि लैंड को जो हम लोग अलग अलग यूजेस के लिए यूज करते हैं, उसमें जो चौथा कैटेगरी है वो आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड का क्या मतलब होता है, फैलो का मतलब होता है पड़ती, यानी कि वैसा ज़मीन जो पड़ती है, यानी कि अगर आप लोकल मतलब आप जानते होंगे पड़ती का मतलब, यानी तो मतलब वैसा ज़मीन जो पड़ा हुआ है जिस पर कि अभी फ़िलहाल खेती नहीं की जा रही है, वैसा ज़मीन को क्या बोलते हैं, पड़ती ज़मीन। कि लोग जैसे आम भाषा में लोग बोलता है कि मेरा इतना ज़मीन तो भी पड़ती पड़ा है, इसका मतलब उनका ज़मीन है अभी पर उस पर फ़िलहाल वो लोग खेती नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश में उसी को बोला गया फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है कि कुछ ज़मीन ऐसा होता है, जैसे कि बहुत सारा ज़मीन अलग अलग होता है जिस पर कि कंटिन्यूसली खेती हो रही थी, क्रॉप्स लगाया जा रहा था, पर खेती होते होते क्या हुआ, उसका फर्टिलिटी कुछ दिनों में घट गया या कम हो गया, या वो उस पर उतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था क्रॉप, जिस कारण से क्या होता है उस ज़मीन को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, सॉइल का जो अपना नेचुरल प्रोसेस होता है उसके थ्रू उस ज़मीन का फर्टिलिटी वापस से रीगेन हो सके। तो वैसा लैंड को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, फैलो लैंड में। अब इसके अंदर भी 2 कैटेगरी है, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। देखिए करंट फैलो मतलब तो समझ गए कि पड़ती, वैसा ज़मीन जो पड़ा हुआ है। करंट मतलब क्या होता है, कहीं भी आप अगर करंट वर्ड देख लें, करंट का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर डेट से नेक्स्ट 1 ईयर तक के अंदर अंदर, यानी कि मानिए आज आपको 14 मई है, 14 मई 2023 है, तो अगले 1 साल है, यानी कि 14 मई 2024 तक के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर अगर जो भी चीज़ होगा उसको करंट पीरियड में गिना जाएगा, यानी कि 1 साल या 1 साल से कम के अंदर में जो चीज़ आएगा नेक्स्ट 1 साल या 1 साल से कम के अंदर में, उसको करंट बोला जाता है। तो वैसा ज़मीन जिसको कि छोड़ दिया गया है 1 साल या 1 साल से कुछ कम समय के लिए, ताकि उसका फर्टिलिटी वापस से रीगेन हो सके, वैसा ज़मीन को क्या बोलते हैं, करंट फैलो। यानी कि ऐसे समझिए, मानिए कोई ज़मीन को हम लोग आज छोड़े, 14 मई 2023 को हम लोग छोड़ दिए कि ज़मीन को अब हम लोग खेती इस पर नहीं करेंगे, तो 14 मई 2024 तक या उससे पहले पहले अगर उस ज़मीन को छोड़ दिया गया है उस समय तक, या मानिए दिसंबर 2023 तक उसको छोड़ दिया जाए, उस पर खेती नहीं हो रहा है, नहीं किया जाए अगला 7-8 महीना तक, तो उसको किस कैटेगरी में गिनेंगे, उस लैंड को उतने दिनों के लिए करंट फैलो में, यानी कि 1 साल से कम पीरियड के लिए छोड़ा गया। कैसे छोड़ा गया, तो पड़ती छोड़ दिया गया, उस पर खेती नहीं किया गया, तो वो हो गया आपको करंट फैलो।
ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए कि वो क्या हो गया, आपको करंट फेलो हो गया। दूसरा है अदर देन करंट फेलो। देखिए पीछे हम लोग पढ़ के आए अभी कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि वैसा ज़मीन जिसको कि पिछले 5 साल या 5 साल से भी ज़्यादा समय हो रहा है जिस पर कि खेती नहीं किया गया। तो आपको जो है ग्रेटर देन 5 ईयर्स तो हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पर करंट फेलो में हम लोग क्या देखें कि जो है आपको 1 साल, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि 1 साल से कम के लिए, 1 साल या इक्विवेलेंट 1 साल या 1 साल से कम के लिए जिस पर खेती नहीं किया गया वो हो गया करंट फेलो। वैसा ज़मीन जिस पे पिछला 5 साल या 5 साल से ज़्यादा से खेती नहीं हुआ हो वो हो गया कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब वैसा ज़मीन भी तो हो सकता है जिसको कि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है खेती नहीं हुए और या 5 साल से कम समय हो रहा है, यानी कि हो सकता है कोई वैसा ज़मीन हो जिस पे पिछला 2 सालों से खेती नहीं किया गया। हो सकता है कोई वैसा ज़मीन हो जिस पे पिछला कंटिन्यूसली 3 साल से खेती ना हुआ हो। कोई ज़मीन ऐसा हो सकता है जिस पर कि 3 साल 6 महीना से खेती नहीं हुआ हो। तो वैसा ज़मीन को किस में हम लोग गिनेंगे, वैसा ज़मीन को हम लोग गिनेंगे अदर देन करंट फेलो में। वैसे ज़मीन को हम लोग किस कैटेगरी में गिनेंगे, अदर देन करंट फेलो, यानी कि वैसा ज़मीन जिसको कि छोड़ दिया गया है, खेती नहीं किया गया है उस पर, और कितने समय से छोड़ दिया गया है, तो 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम। ठीक है, सॉरी 1 साल से आपको जो है कि ज़्यादा और 5 साल से जो है कम के लिए छोड़ दिया गया है, वैसे ज़मीन को क्या बोलेंगे, अदर देन करंट फेलो में वो गिना जाएगा। ठीक है, उस पर खेती होगा पर उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया है, क्यों, ताकि जो उसका फर्टिलिटी है वो वापस से रीगेन हो सके। तो ऐसा ज़मीन को हम लोग बोलते हैं फेलो लैंड्स। अब क्यों छोड़ा जाता है, तो ये हम लोग शुरू में पढ़ लिया कि कई बार खेती करते करते लैंड का क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है और ज़रूरी हो जाता है कि उसका फर्टिलिटी को रीगेन कराया जाए, जिस कारण से उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि किसी को कंटिन्यूसली काम मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लीजिए जिससे आपको एनर्जी वापस से रीगेन हो जाए, एनर्जी शरीर में आ जाए। जैसे बीच बीच में बच्चों को बोला जाता है कि पढ़ते समय बीच में एक बार आप दिन में पावर नैप लीजिए, उसी तरह ज़मीन को भी ज़रूरी है कि बीच में उसको पावर नैप दिया जाए, उसको छोड़ा जाए। इसीलिए ज़मीनों को छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए फर्टिलिटी को वापस से रीगेन कराने के लिए। तो वैसा ज़मीन जिसको छोड़ दिया गया है उसको बोलते हैं फेलो लैंड। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा जो लास्ट है वो है क्या है, नेट सोन एरिया। देखिए अभी तक हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया कि वैसा ज़मीन जो आपको फॉरेस्ट लैंड है, वैसा ज़मीन जो कि बैरन है उस पर भी खेती नहीं हो रही है, वैसा ज़मीन जिस पर कि बिल्डिंग्स बना हुआ उस पर भी खेती नहीं हो रही है, वैसा ज़मीन जो परमानेंट पेस्चर है उस पर भी खेती नहीं हो रही है, वैसा ज़मीन जो कल्चरेबल वेस्टलैंड यानी कि 5 साल से ज़्यादा हो गया उसको छोड़ दिया गया है, वैसा ज़मीन जिस पर ट्री क्रॉप्स लगा हुआ है तो वहाँ भी क्रॉप्स नहीं हो रहा है खाने वाला, जैसे गेहूँ चावल दाल सब्जी फल, ये वहाँ भी नहीं हो रहा है। वैसा ज़मीन जो करंट फेलो में तो उस पर भी खेती नहीं हो रही है, वैसा ज़मीन जो अदर देन करंट फेलो में उस पर भी खेती नहीं हो रही है। तो कुछ ज़मीन तो ऐसा होगा जिस पर कि खेती होती होगी, क्योंकि हम लोग इतना सारा चीज़ खाते हैं, अलग अलग क्रॉप्स हम लोग यूज करते हैं खाते हैं, तो कहीं तो होता होगा। तो वैसा ज़मीन जिस पर की खेती हो रही है, एक्चुअली जिस ज़मीन पर जितना पार्ट ऑफ लैंड पर खेती हो रही है उसको किस कैटेगरी में रखा गया, नेट सोन एरिया। देखिए वर्ड से पकड़िए, नेट क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो सोन का मतलब समझ, सोन मतलब बोया गया, वैसा ज़मीन जिस पर कि बीज बोया गया और फसल उगाया गया, एरिया मतलब ज़मीन। अब नेट का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप आगे पढ़िएगा इकोनॉमिक्स में या 11th-12th में आगे जाइएगा तब आप पढ़िएगा, 2 चीज़ होता है, एक होता है आपको नेट, एक होता है आपको ग्रॉस। ये दोनों चीज़ बहुत आपको परेशान करेगी आगे भी, और फिलहाल तो आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए ऐसे समझ, तो चलिए सबसे पहले ये समझिए कि ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या है। देखिए ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, जब भी किसी चीज़ में बात किया जाए कि टोटल कितना है या कोई चीज़ क्वांटिटी है या नंबर्स है तो टोटल कितना है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस बोलते हैं। और जब उसमें से कुछ निकाल दिया जाए यानी कि कुछ छांट दिया जाए, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो बचता है उसको बोलेंगे नेट। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि मानिए आपकी क्लास में टोटल जो है 30 स्टूडेंट है, 30 में 20 लड़का है 10 लड़की है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रॉस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, तो आप क्या बताइएगा, 30। पर जब उसमें से कुछ मान लीजिए कुछ छांट दिया जाए, कहा जाए कि नेट नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है यानी कि टोटल लड़का सिर्फ लड़का कितना है, तो आप क्या कीजिएगा उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो 10 काट दिए तो कितना बचा नेट में, 20 बचा।
यानी कि ग्रॉस में सारा चीज़ आ जाता है और नेट में कुछ सब्ट्रैक्टेड यानी कि कुछ चुना हुआ चीज़ आता है। तो वही आपको ग्रॉस और नेट का अंतर है। तो अब यहाँ पर समझिए कि नेट क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है नेट सोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब पहले से तो ये समझिए, नेट सोन एरिया का मतलब वैसा एक्चुअली वैसा ज़मीन जिस पर की खेती की गई हो उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। अब वो कैसे खेती की गई हो, तो देखिए एक बात को आप ऐसे समझिए कि आपको समझाते हैं। देखिए आप लोग के लोकेलिटी में अगर आप किसी फार्मर से कांटेक्ट में हो या आप उससे बात करते हो या आप जानते हो, तो आपको ये पता होगा कि कई सारा क्रॉप ऐसा होता है जिसको ग्रो होने में 3 से 4 महीना 5 महीना का वक्त लगता है, और कई सारा क्रॉप ऐसा होता है जो 8 से 10 महीना ले लेता है। ठीक है, तो देखिए इसको अच्छे से समझ। कोई सारा क्रॉप है जो कि ग्रो होने में कितना महीना ले रहा है, 4 से 5 महीना ले रहा है। ठीक है, 4 से 5 महीना ले रहा है। और कोई क्रॉप ऐसा है जिसको ग्रो होने में 8 से 10 महीना लग रहा है। ऐसे तो आगे एग्रीकल्चर चैप्टर में लोग पढ़ेंगे। जैसे 4 से 5 महीना लग रहा है, जैसे किसको, क्या, राइस हो गया। ठीक है, कुछ क्रॉप ऐसा है जिसको 8 से 10 महीना लग रहा है, जैसे शुगर केन। ठीक है, तो मानिए इसको मार्च में राइस अगर लगाया जा रहा है तो ये क्या हुआ, आपको सितंबर अक्टूबर आते आते राइस कट के तैयार हो जाएगा। ठीक, फिर 1-2 महीना लैंड को छोड़ दिया जाएगा। फिर क्या होगा, नवंबर दिसंबर में गेहूं लगा दिया जाएगा और वो क्या होगा, फरवरी मार्च तक गेहूं तैयार हो जाएगा। तो 1 साल के पीरियड में क्या हुआ, कितनी बार फसल लग गया उस ज़मीन पे, 2 बार फसल लग गया। 2 बार, एक बार राइस लग गया, एक बार गेहूं लग गया। ठीक है, पर वैसा ज़मीन जिस पे शुगर केन लगा होगा तो सिर्फ और सिर्फ शुगर केन को ग्रो होने में 8 से 10 महीना लग रहा है। मानिए मार्च के महीना में शुगर केन को लगाया गया तो 8-10 महीना तो इसी को लग जाएगा, मतलब कि कम से कम दिसंबर हो जाएगा शुगर केन को ग्रो होने में। तो शुगर केन को जब दिसंबर में काटा जाएगा तो क्या दिसंबर से लेके जो मार्च नेक्स्ट ईयर का जो मार्च आएगा तब तक में 3 महीना के डिफरेंस में कोई भी क्रॉप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी कि कोई राइस व्हीट इस टाइप का कोई क्रॉप नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ, ऐसा जो लैंड था, ये वाला जो लैंड था, इस पर साल भर में 1 साल के अंदर अंदर कितने बार खेती हुई, मात्र 1 बार फसल लगा टोटल। और ये वाला जो लैंड था इस पर साल भर में कितने बार फसल लग गया, 1 बार राइस लग गया, 1 बार व्हीट लग गया, यानी कि 2 बार खेती हुई। तो 2 तरह का होता है। तो वैसा ज़मीन, वैसा लैंड एरिया जिस पर कि कम से कम साल भर में 1 बार खेती हुई हो, वैसे लैंड एरिया को नेट सोन एरिया में गिना जाता है। यानी कि सोन एरिया यानी कि जिस पर रोपा गया हो, बीज लगाया गया हो, नेट कम से कम 1 बार, साल भर में कम से कम 1 बार लगाया गया हो, यानी कि वैसा लैंड का टुकड़ा जिस पर कि साल भर में कम से कम 1 बार खेती हुई हो, उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, नेट सोन एरिया में, कि कम से कम इस पर साल भर में 1 बार खेती हुई है। दूसरा आता है कि ये वाला कहाँ गया, जिसमें कि साल भर में 2 बार खेती हुई। तो वैसा लैंड जिस पर साल भर में 1 बार से ज़्यादा खेती हो, 2 बार 3 बार हुई, 2 बार 3 बार फसल क्रॉप तैयार हुआ, वैसा लैंड प्लस जो नेट सोन एरिया है, दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो ये कहलाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी कि टोटल क्रॉप्ड एरिया, यानी कि टोटल लैंड एरिया जिस पर खेती हुई। तो 2 हो गया। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ग्रॉस में क्या आ गया आपको, ग्रॉस में टोटल लैंड एरिया आ गया जिस पर की खेती हुई। इसमें हो सकता है कि कुछ लैंड एरिया ऐसा हो जिसको शेड कर रहे हैं कि जिस पर कि साल भर में सिर्फ 1 बार खेती हुई हो, 1 बार फसल लगाओ, और कुछ ये वाला लैंड ऐसा हो जिस पर कि साल भर में 2 बार 3 बार फसल हुआ हो। तो जब ऐसा नेट सोन एरिया और वैसा लैंड जिस पर कि 2 बार 1 बार से ज़्यादा फसल हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप एक बार इसको अच्छे से फिर से समझ लीजिए कि वैसा लैंड एरिया जिस पर साल भर में कम से कम 1 बार तो खेती हुई ही है, उसको बोलेंगे नेट सोन एरिया। और वैसा लैंड एरिया जिस पर कि 1 बार से ज़्यादा खेती हुई है वो, प्लस वैसा लैंड एरिया जिस पर कि कम से कम 1 बार हुई, यानी कि नेट सोन एरिया, जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो वह कहलाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, Net sown area are the physical extent of land on which crops are sown harvested is known as net sown area। यानी कि net sown area क्या है, वैसा लैंड का पार्ट जिस पर कि क्रॉप लगाया गया और उसका कटाई हुआ कम से कम 1 बार साल भर में, उसको बोलते हैं net sown area। और वैसा एरिया जिस पर कि साल भर में 1 से ज़्यादा बार, मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि 1 साल भर में 1 बार से ज़्यादा फसल हुआ प्लस नेट सोन एरिया, जब दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, टोटल क्रॉप एरिया, यानी कि ग्रॉस क्रॉप एरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा कैटेगरी कि जिसमें कि लैंड हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि लैंड को जो अवेलेबल लैंड हमारे पास है उनको हम लोग इन पर्पज के लिए यूज में लेते हैं। इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले
कुछ लैंड का पार्ट क्या है, फॉरेस्ट है। उसके अलावा कुछ पार्ट ऐसा है जो कि बैरन है, वेस्ट पड़ा है। कुछ पार्ट ऐसा है जिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। कुछ पार्ट ऐसा है जो परमानेंट पेस्चर के रूप में है। कुछ पार्ट ऐसा है जो मिसलेनियस जिस पर ट्री क्रॉप लगा हुआ है, जैसे बाम्बू वगैरह, और उसको 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है ग्रो होने में, इसीलिए उसको नेक्स्ट एरिया में नहीं रखा गया है। उसी तरह कुछ ऐसा कल्चरेबल वेस्ट लैंड यानी कि वैसा लैंड जो कि 5 साल से ज़्यादा हो गया जिस पर खेती नहीं हुआ है। उसके बाद है फैलो लैंड यानी कि वैसा जमीन जिसको छोड़ दिया गया है ताकि फर्टिलिटी रीगेन हो सके। उसमें भी 2 कैटेगरी है, एक होता है वैसा जो कि 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए छोड़ा गया, और कुछ होता है 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम के लिए छोड़ा गया, वो हो गया अदर देन करेंट फैलो। और तीसरा लास्ट का नेक्स्ट एरिया यानी कि वैसा लैंड का टुकड़ा जिसमें साल भर में कम से कम 1 बार खेती हुई हो, और ग्रॉस क्रॉप एरिया मतलब वैसा जमीन का टुकड़ा जिस पर साल भर में 1 से ज़्यादा बार खेती हुई हो, प्लस जो नेक्स्ट एरिया है, दोनों मिलाकर क्या हो गया, ग्रॉस क्रॉप एरिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब कितना कौन-कौन सा लैंड या कौन-कौन सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये वाला वीडियो हम लोग कर रहे हैं, कितना परसेंट लैंड कौन सा कैटेगरी एक्वायर कर रखा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। ये एक मैप दिया हुआ है जिसको आप देख के समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। ऐसे इस मैप का क्लास में जरूरत नहीं है, पर आप इसको अच्छे से देख के समझ सकते हैं कि किस एरिया में हम लोगों का बैरन लैंड है, किस एरिया में वेस्ट लैंड है, किस एरिया में आपको जो है नेक्स्ट एरिया है, किस एरिया में आपको फैलो लैंड है, ये सब आप इस मैप से समझ सकते हैं। गूगल पे भी आपको ये मैप मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किन-किन पर्पस के लिए लैंड को यूटिलाइज किया जाता है इंडिया में, वो तो हमें पढ़ लीजिए। बैरन और वेस्ट लैंड क्या होता है, तो वैसा लैंड जो कि अनफिट है कल्टीवेशन खेती करने के लिए और इसको छोड़ दिया गया है, पर फालतू में मतलब उसको छोड़ दिया गया है, उसकी खेती नहीं की जा रही है, वो बैरन और वेस्ट लैंड कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है, तो वैसा जमीन जिस पर कि 5 साल से ज़्यादा हो गया खेती की, वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहलाएगा। करेंट फैलो लैंड क्या होता है, वैसा लैंड जिसको कि 1 साल या 1 साल से कम हो रहा है, जिस पर कि खेती नहीं किया गया है ताकि वो अपना फर्टिलिटी को रीगेन कर सके, उसको बोलते हैं करेंट फैलो लैंड। अदर देन करेंट फैलो का मतलब वैसा जमीन जो कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है और 5 साल से कम हुआ है, छोड़े हुए जिस पर खेती नहीं हुआ है, उसको बोलेंगे अदर देन करेंट फैलो। नेक्स्ट एरिया यानी कि वैसा लैंड का टुकड़ा जिस पर कि साल भर में कम से कम 1 बार क्रॉप लगते ही है या लगा ही है, उसको बोलेंगे नेक्स्ट एरिया। ग्रॉस क्रॉप एरिया का मतलब होता है कि वैसा लैंड का टुकड़ा जिस पर कि साल भर में एक से ज़्यादा बार फसल हुआ, प्लस नेक्स्ट एरिया यानी कि कम से कम 1 बार फसल हुआ, दोनों लैंड को जोड़ दिया जाए क्योंकि दोनों पर खेती हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपको ग्रॉस क्रॉप एरिया कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। अब हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहाँ पर आपको जो भी चैप्टर्स का वीडियो आता जाएगा सबका आपको नोट्स मिलता जाएगा। ठीक है, अब और एक जरूरी बात कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप आज ही हमारा पर्सनलाइज क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कई सारा बेनिफिट्स है, आप अगर हमारे क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा तो सबसे पहला बात तो जो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंस है उसको आपको वर्ड टू वर्ड, जैसे तो बुक यहाँ जो वीडियोस में कराया गया पर इससे भी अच्छे तरीके से आपको जो है एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड क्लियरेंस क्लैरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके अलावा नोट्स आपका बनवाया जाएगा, क्योंकि खुद का नोट्स रहता है तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो खुद का आपका नोट्स आपको किस तरह बनाना है और आपका नोट्स कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, इसका भी चेकिंग किया जाएगा। इसके अलावा सारा सिलेबस का पूरा डिटेल में और वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 80 मार्क्स का एग्जाम में 50-60 मार्क्स का आपको आंसर लिखना पड़ता है थ्योरेटिकल, तो आंसर राइटिंग की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी। मैप पर कंप्लीटली मैप पर कराया जाएगा, ऐसे तो यूट्यूब पे भी मैप पर वीडियो आएंगी और क्लासेस में आपको रेगुलरली मैप पर अच्छे से कराया जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक जो होता है पब्लिकेशन का सैंपल पेपर, वो सारा डिस्कशन किया जाएगा। डाउट सॉल्विंग, आपको अनलिमिटेड डाउट्स आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हर डाउट सॉल्व किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। उसके अलावा वीकली टेस्ट होगा आपका चैप्टर वाइज, और रिवीजन भी टाइम टू टाइम रिवीजन भी कराया जाएगा, जिससे कि आप पीछे की चीजें ना भूलें। उसके अलावा एग्जाम के लिए पूरा एग्जाम गाइडेंस किया जाएगा। और जो हमारा फी स्ट्रक्चर है वो क्या एकदम रीजनेबल है, फी आपको कोई जो हम लोगों का ज़्यादा फी नहीं है, आपको मिलेगा जब आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब जो हमारा बात आता है कि अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, यहाँ के लोकल है, तो ये हमारा जो आपको एड्रेस है इस पर एड्रेस पर आप आ सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं जूम के थ्रू जो होगी, तो आप उसके लिए इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पर आप मेल भेज सकते हैं, तो आपको जो सारा जानकारी दे दिया जाएगा। तो लास्ट में आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और